welcome to ET Studios. I'm Himanshi Tiwari, and we are joining you from ET Government's National PSU Summit. Right now, we have a very special guest with us. Please join us in welcoming Sir Manoj Tiwari, Member of Parliament from Delhi. So it's a pleasure to have you here. थैंक यू हिमांशी, मुझे अच्छा लगा। मैं दिल्ली आने के बाद पहली बार ईटी के इकोनॉमिक टाइम्स के ऐसे फोरम पे मिल रहा हूँ। शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो सर इस समिट का जो थीम है वो है हार्नेसिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। कैसे हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो नरेंद्र मोदी का विकसित भारत है, भारत को उस दिशा में ले जा सके। तो आपसे मेरा पहला सवाल सर यही है कि आपके सपनों का भारत कैसा है? देखिए, मेरे सपनों का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो अपने पैरों पे खड़ा हो, नौकरी मांगने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाला, जॉब सीकर से जॉब गिवर हो वो। और मेरा जीवन भी वैसे ही रहा है। मैं भी कोशिश करता था कि मेरे से और लोगों का रोजगार जुड़े, तो वो जीवन में हुआ हमारे साथ। हम लोगों ने फोक को चुना और फोक की विशालता को, उसके बड़े आसमान को हमने समझा। और आज स्थिति ये है कि कम से कम 4 लाख लोग उस चीज़ से जुड़े हुए हैं जिसको जो हमने शुरू की, मतलब हमने एक नया उसको आयाम दिया। वो हो गया, हमारी एक टीम थी पूरी और भोजपुरी फोक से शुरुआत हुई। तो ऐसे बहुत लोग कर सकते हैं। पहले अपने रूट को जानो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कुछ पाने में रूट ही खो रहे हैं। रूट से बहुत ज़्यादा हमारी जड़ों से जुड़े हुए बहुत सारे बिजनेस खड़े हो रहे हैं। आज कम से कम मेरे 1500 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं कहीं से चुन के लाया रियलिटी शो के लिए। आज वो मिनिमम भी अगर अर्न करते होंगे तो 5 लाख रुपए महीने, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5 करोड़ भी महीने अर्न कर रहे हैं। तो आपके एक छोटे प्रयास से कितने लोगों की आत्मनिर्भरता हो सकती है। तो मैं वो सपने देखते रहता हूँ। मैं गांव का व्यक्ति हूँ, तो अब वैसे तो सब लोग जानते हैं मनोज तिवारी सुपरस्टार। मनोज तिवारी की जो एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में वो फिल्मों की दुनिया से हुई है, मगर मैं बेसिकली गांव का व्यक्ति हूँ। और गांव में खेती से लेके भैंस पालन, गाय पालन, ये सब मैंने किया है, करवाया नहीं है। हाँ, मैंने किया है। तो मैं खेती को भी आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा साधन मानता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लोग खेती करके भी अच्छा स्टैंड कर रहे हैं। शहरों में जो छोटा काम करते हैं उससे कहीं बड़ा काम गांव में आजकल खड़ा हो रहा है। गांव में वेयर हाउस बन रहे हैं। गांव में जो लोग अनाज तुरंत पैदा करने के बाद होता था कि जल्दी बेचो नहीं तो बारिश हो जाएगी, खलियान में सड़ जाएगा, तो उनके लिए वेयर हाउसेज बन रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। उनकी कीमत भी अच्छी मिल रही है, आज नहीं कल बेचेंगे, ऐसी परिपाटी चल रही है। तो मैं उस भारत की कल्पना करता हूँ। बहरहाल मैं दिल्ली का सांसद हूँ। हाँ। तो दिल्ली का सांसद होने के बाद थोड़ा सा वो दिल्ली सेंट्रिक बदल जाता है, तो उसका कुछ अलग जवाब होगा। हाँ, तो सर आप बिहार से दिल्ली आए तो कुछ तो सपने लेकर के आए होंगे। अब अभी इस समय आप सांसद हैं दिल्ली के, तो वो क्या सपने हैं जो आप आगे 5 साल में पूरा करना चाहते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? दिल्ली की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं पहले वो तो पूरी हो जाएं। दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो साफ पानी नहीं मिल रहा है। और दिल्ली के लोगों को यमुना जी प्राप्त हैं, फिर भी यमुना जी ने एक नाले की तरह मिलती हैं। तो दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है।
दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो हम सांसद जरूर हैं, लेकिन हम दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी 25 साल से नहीं है, या तो कांग्रेस रही या आम आदमी पार्टी रही। और ये जितनी बातें हम बता रहे हैं वो स्टेट का वर्क है, राज्य सरकार का काम है। जैसे नेशनल हाईवे बनाना हमारा काम है, हम ऐसी ऐसी नेशनल हाईवे बना चुके हैं मोदी जी के द्वारा, जिसको देख कर के आप द्वारका एक्सप्रेस पे जाइए, आप NH-24 से जाइए, आप अभी हमारे लोकसभा से हमने 709 भी देहरादून का रास्ता बनाया, आप उस पर कभी मूव करिए। जितना भी बना है 2 महीने में उसकी पूरी शुरुआत होने वाली है। तो सेंट्रल स्कूल बनाना हमारा काम है, मेट्रो लाना हमारा काम है। हमारी लोकसभा में मेट्रो तक नहीं थी, पहली बार हम लोग मेट्रो लेके आए। अब तो मेट्रो डबल डेकर मेट्रो तैयार हो गई है, जमीन के ऊपर फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ये सब तैयार करके दे रहे हैं। मगर वो जो लोगों की पानी की आवश्यकता, पोल्यूशन दूर करने की बात, वो सब जिसका काम है वो रोज नए नए बहाने बनाने में लगा रहता है, भ्रष्टाचार करने में लगा रहता है। बट हमारा विज़न है, हम ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ही दिल्ली के लोग हमें राज्य सरकार में भी लाएंगे और हम इन सारी समस्याओं को विद इन अ टाइम फ्रेम, मुझे लगता है कि एक 3 साल का समय लगेगा, जब पूरी दिल्ली को, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों में रहने वालों को, दिल्ली के झुग्गियों में रहने वालों लोगों को और किसी भी सेक्टर गांव में रहने वाले किसानों को, सबको हम उनका उचित हक दे देंगे, ये मेरा विश्वास है। ज़रूर सर, एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि ये समिट टेक्नोलॉजी पे है, ई गवर्नेंस पे है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे प्रधानमंत्री का एक विजन है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी को कैसे लेवरेज करके चीज़ें आसान करें। जैसे आपने खेती की बात करी, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ खेती में भी आ रही हैं उस चीज़ को आसान करने के लिए, ट्रांजैक्शनल वर्क रिड्यूस करने के लिए। तो जब गवर्नेंस की बात आती है तो आपको क्या लगता है कैसे टेक्नोलॉजी उस गवर्नेंस को इजी कर सकती है, हम अच्छे से हमारा जो देश की जनता का एक्सपीरियंस है उसको और इन्हांस कर सकते हैं? नहीं, मैंने जितनी बातें कहीं उसमें ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल है। आज हम, जैसे आपको मैंने कहा ना कि हम खेती करने में लाभ देखने लगे हैं, तो उसमें हमारा लाभ ये भी तो है कि हमारा हम खेत से पैदा हुआ अनाज खेत में ही बिक जा रहा है और अच्छी MSP पे बिक रहा है। अब तो मतलब हम जब से खेती कर रहे हैं तो हम 2013 में 1100 रुपये प्रति क्विंटल धान को, पैडी जिसको बोलते हैं, हम लोग बेचते थे। आज वो 2300 रुपया हो गया। तो हम 1100 पे भी थोड़ा सा फायदा होता था हम लोगों को, ठीक फायदा होता था, तब भी उतना इंटरेस्ट था। अब थोड़ा खर्च जरूर बढ़ा है, लेकिन ई गवर्नेंस के मार्फत आप सोचिए, हम अपनी जमीन का भी स्वास्थ्य का जांच कर लेते हैं, उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा प्रेशर है कृषि अधिकारियों पे और वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। और मैंने जो कहा ना, वेयर हाउसेज जैसी व्यवस्था, अब हम लोगों के यहाँ भी एक सामूहिक टीम बन रही है जिसके थ्रू लोगों का खेती करना, फिर अनाज को बेच देना, वेयर हाउस से जुड़ना, ये सब उसमें शामिल है। आजकल वेयर हाउस में भी सर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ये जानने के लिए कि फसल कब खराब हो जाएगी, कब तक सही हाँ, रहेगी। रखने के लिए हाँ। मेन प्रॉब्लम क्या होती है हमारा, देखो कुछ तो जो दवाइयाँ पहले आती थीं या खाद आते थे, तो कई खाद ऐसे होते थे जो अचानक बहुत फसल पैदा कर देते थे और फिर खेत की उर्वरा शक्ति चली जाती थी। उसकी भी जांच हो रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि हम खेत को उतना ही खाद दें जितना वो, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ती रहे या बनी रहे। तो उसका एक बड़ा फायदा हुआ है। हम अभी भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ कितना हमारे गांव में लोग जा रहे हैं, तो उस हिस्सा ऑर्गेनिक सेक्टर बना रही है सरकार।
पहली बार इस सरकार में केवल मोटा अनाज खाना है इसकी बात नहीं कर रहे, मोटा अनाज पैदा भी करना है। और उसके लिए पहले क्या होता था कि 10 लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे तो वही सामान बाजार में इतना महंगा मिलता था कि ये चावल अगर 30 रुपया किलो है तो बगल में एक 80 रुपया किलो मिलता है। भैया क्या है? ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक इतनी ज़्यादा खेती करा रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी का ही तो देन है कि हर व्यक्ति को अधिकार है उसको 100 साल जीने का। क्यों ऐसा मान के चलें कि नहीं ये बहुत खाद से आया हुआ अनाज है तो हम खा करके 60 साल में ही टें बोल दें। उसको और भी हम शतायु कर सकते हैं सबको, और बहुत ऑर्गेनिक खेती भी उसी आसपास के मूल्य में मिल जाए, इसकी व्यवस्था भी हो रही है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है टेक्नोलॉजी का। अगर हम बात करें विकसित भारत की, द इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, डेवलप नेशन, जो प्रधानमंत्री का सपना है बाय 2047, तो उसके लिए अगर आप एक लाइन में उसको सम अप करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 2047 का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, लेकिन पूरा हमको आपको करना है, पूरा देश के युवाओं को करना है। ऐसा न सोच के छोड़ दीजिए कि सब मोदी ही करेंगे। मोदी जी हैज इनिशिएटेड, वी हैव टू एग्जीक्यूट। हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा उसमें योगदान देना है। और मेरा मानना है कि 2047 का जो सपना देखा हुआ है मोदी जी ने, देश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। देश में एक जद्दोजहद है कि यस वी विल अचीव, और युवाओं ने जब सोच लिया है तो ये 2047 को हम 2045 में भी अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। All right, so if every Indian citizen comes together, we will surely be able to achieve our dream of a developed India by 2047. Thank you so much, sir, for joining us today for Thank you, this Himanshi. session. Now, stay tuned for more such videos only on ET Studios as we are joining you from ET Government's National PSU Summit 2024.